Hello students, welcome to iTube classes. मेरा नाम है मयूरी भागवानी and today we will be discussing current affairs topics of 2021. We are covering various sources for these current affairs like The Hindu, Indian Express and various UPSC exam magazines. So let's see what are today's topics. So today's topics are recognized and unrecognized political parties, Chauri Chaura incident, and then we will take some questions. So starting from the first topic, पहला टॉपिक है रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पार्टीज। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों था, ये न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि एक एनजीओ है जिसका नाम है ADR यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ये एक एनजीओ है और ये मेजरली पॉलिटिकल रिफॉर्म्स एंड जुडिशरी के लिए जो रिफॉर्म्स हैं उनको रिकमेंड करता है और इनके रिगार्डिंग अलग अलग रिपोर्ट्स लेकर आता है। तो यही जो ADR ऑर्गेनाइजेशन है ये एक रिपोर्ट लेके आई जिसमें ये बताया गया कि लास्ट एक डिकेड में, यहाँ पे आप देखिए एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है और ये एक जो रिपोर्ट लाई उसके अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज की जो संख्या है दैट हैज़ बिकम 2-fold फ्रॉम 2010 टू 2019। यानी कि 2010 से लेकर 19 तक में जो अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज थी वो दोगुना हो गई हैं। ठीक है, यानी कि अगर हमारे देश में, मैं आपको इनका ही जो एक डिटेल स्टैटिस्टिक्स है वो बता देती हूँ, दैट इन आर कंट्री हाउ मैनी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज आर देयर आर 2360 registered political parties and out of those 2360 political parties only 97.5 are अनरिकग्नाइज्ड। ओके, तो आप देखिए सिर्फ 2.5% पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो रजिस्टर्ड हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत, सिर्फ 2.5% पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो रिकग्नाइज्ड हैं। ठीक है, अच्छा ये रिकग्निशन या अनरिकग्निशन या फिर रजिस्ट्रेशन कौन करता है पॉलिटिकल पार्टीज की हमारे देश में? ये करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज की। तो रजिस्ट्रेशन सबसे पहले कौन करता है? ये करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब रजिस्ट्रेशन होता कौन से एक्ट के अंतर्गत है? तो देखिए रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कम्स अंडर सेक्शन 29A ऑफ RPA एक्ट। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। नाउ सी दिस एक्ट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल, जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि यूपीएससी के मेंस के सिलेबस में दिस टॉपिक इज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड। ओके, तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, और इसी के सेक्शन 29A के अंतर्गत पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्टर किया जाता है। ठीक है, अच्छा एक और चीज याद रखना, देयर इज नो प्रोविजन फॉर डी रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ओके, देयर इज ओनली द प्रोविजन फॉर रजिस्ट्रेशन। डी रजिस्ट्रेशन का कोई भी प्रोविजन नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन नॉट डी रजिस्टर एनी पॉलिटिकल पार्टी। नाउ देखो कुछ, अब जैसे कोई भी पार्टी है वो या तो रिकग्नाइज्ड हो सकती है या अनरिकग्नाइज्ड हो सकती है। अगर उसे इलेक्शन लड़ना है तो उसे पहले तो रजिस्टर कराना पड़ेगा खुद को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन इट्स परफॉर्मेंस इट कैन बी ईदर रिकग्नाइज्ड और अनरिकग्नाइज्ड। ठीक है, अगर वो रिकग्नाइज्ड है तो उसे कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस मिलेंगे, अगर वो अनरिकग्नाइज्ड है तो वो एक नॉर्मल पार्टी की तरह रहेगी जिसके पास कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं रहेंगे और जिसके पास जो एक मिनिमम क्राइटेरिया है रिकग्नाइज्ड होने का वो नहीं है। ठीक है, अब रिकग्नाइज्ड होने के लिए क्या क्राइटेरिया है ये समझ लेते हैं पहले। तो देखिए रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, इसके लिए अगर कोई पार्टी रिकग्नाइज्ड हो जाती है यानी कि वो नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी बन गई है, ठीक है, उसे नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी का दर्जा मिला है, देन टू बिकम अ रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी the party must secure a certain minimum percentage of polled valid votes और a certain number of seats। तो कुछ क्राइटेरिया है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेशनल या स्टेट पार्टी बनने का या फिर रिकग्नाइज्ड पार्टी बनने का। तो इसी के लिए आपको या तो कुछ वोट्स चाहिए, कुछ मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स चाहिए या फिर कुछ मिनिमम नंबर ऑफ सीट्स चाहिए। ओके, एंड एट द एंड जो भी पार्टी को रिकग्निशन मिलता है कमीशन के द्वारा वो पार्टी कुछ सर्टेन प्रिविलेजेस को एंजॉय करती है। ओके, एंड व्हाट दिस प्रिविलेजेस आर वी विल डिस्कस फर्दर। सो आगे बढ़ते हैं। देखिए किसी भी पार्टी को अगर नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी बनना है तो मैंने आपको बताया कि कुछ इसके क्राइटेरिया होंगे।
नेशनल पार्टी बनने का क्या क्राइटेरिया है, पहले तो ये देख लेते हैं। ओके, तो नेशनल पार्टी बनने के लिए पहला क्राइटेरिया ये है कि 6% ऑफ द वैलिड वोट्स। देखिए, जब भी अगर मान लीजिए मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करती हूँ, मेरी एक पॉलिटिकल पार्टी है ABC। अब ABC पार्टी अगर जनरल इलेक्शंस लड़ती है लोकसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो मुझे कुल मिला के 6% ऑफ द वैलिड वोट्स चाहिए किसी भी 4 स्टेट्स से, ठीक है। यानी कि 4 स्टेट्स में मुझे 6% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स मिलने चाहिए, ये एक कंडीशन है, ठीक है। चाहे फिर वो लोकसभा का इलेक्शन हो या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हो। सेकेंड इज एटलीस्ट 4 सीट्स मिले अगर मुझे लोकसभा में, ठीक है। नाउ अगर मेरी पार्टी ABC जो भी है जिसने इलेक्शन लड़ा एंड मुझे आफ्टर इलेक्शन जीतने के बाद जितने भी मुझे वोट्स मिले उसके बेसिस पे मुझे 4 सीट्स मिलती है लोकसभा में, एंड दीज लोकसभा सीट्स कैन बी फ्रॉम एनी स्टेट, ओके। तो ये एक कंडीशन है। और थर्ड कंडीशन है कि मुझे एटलीस्ट 2% सीट्स मिले लोकसभा की, यानी कि अगर लोकसभा में 543 सीट्स हैं तो मुझे कम से कम 11 सीट्स मिले लोकसभा की, एंड दैट टू फ्रॉम एटलीस्ट 3 डिफरेंट स्टेट्स। तो देखो, यहाँ तो मुझे 11 सीट्स मिल जाएं लोकसभा में 3 डिफरेंट स्टेट्स से, यहाँ तो मुझे 4 सीट्स मिल जाएं किसी भी स्टेट से, चाहे 1 से या फिर 4 से, आई डोंट केयर, बट 4 सीट्स मिलनी चाहिए, ठीक है। तो कमीशन देखती है कि यहाँ पे आपको कितनी भी स्टेट्स हो, डजेंट मैटर, ओके। और या फिर आपको 6% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स मिले हों। तो ये 3 कंडीशन है नेशनल पार्टी बनने की, ओके। नाउ स्टेट पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए भी कुछ क्राइटेरिया है, जैसे कि पहला क्राइटेरिया वही है, देखिए आप लिंक करके पढ़ेंगे तो आपको जल्दी याद रहेगा। ऊपर हमने देखा था कि 6% वोट्स होने चाहिए, यहाँ पे भी 6% वोट्स होने चाहिए ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड, ठीक है, चाहे फिर वो लोकसभा का इलेक्शन हो या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हो। देन ऊपर हमने देखा था 4 सीट्स चाहिए हमको कम से कम किसी भी स्टेट से, ओके। यहाँ पे हमारे पास 2 सीट्स होनी चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट की। तो अगर मैंने जैसे कि चुनाव लड़ा, मेरी पार्टी ने ABC ने, और मैंने विधानसभा में 2 सीट्स मिल गई मुझे, तो आई वुड बी हैविंग अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का टैग, ओके। आई विल बी रिकॉग्नाइज्ड, माई पार्टी वुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एंड द थर्ड कंडीशन इज 3% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स, ओके। तो जितनी भी सीट्स स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में हैं, जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 230 सीट्स हैं, तो 230 सीट्स का 3% जितना भी होगा उतनी सीट्स मेरे पास एटलीस्ट हों। तो यहाँ तो मेरे पास 3% सीट्स हों, या फिर मेरे पास 2 सीट्स हों, या फिर मेरे पास 6% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स हों, ओके। तो दीज आर द कंडीशंस फॉर बिकमिंग अ नेशनल पार्टी और अ स्टेट पार्टी, ठीक है। ये रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी की कंडीशन है। नाउ हम देख लेते हैं हमारे देश में कितनी रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो अगर मैं नेशनल रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज की बात करूं तो देखो, यहाँ पे 6 पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमारे देश में जो नेशनली रिकॉग्नाइज हैं, ठीक है, यानी कि नेशनल पार्टीज हैं। एक है बहुजन समाज पार्टी, जिनका जो सिंबल है ये एलिफेंट है। देन BJP, जो हमारे यहाँ पे रूलिंग पार्टी भी है, अभी लोटस है इनका सिंबल। देन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, देन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, देन इंडियन नेशनल कांग्रेस, एंड देन नेशनल कांग्रेस, ओके। तो ये हमारे यहाँ 6 पार्टीज हैं जिसका आपको पता होना चाहिए, 6 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो नेशनली रिकॉग्नाइज्ड हैं। अब देखिए, मैं आपको बोल रही थी कि कुछ प्रिविलेजेस मिलते हैं अगर आप पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज्ड बन जाते हैं तो वो प्रिविलेजेस क्या है, कुछ अलग राइट्स मिलते हैं, कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। सो व्हाट आर दीज बेनिफिट्स? पहला तो एक्सक्लूसिव अलॉटमेंट ऑफ रिजर्व्ड सिंबल्स, ठीक है। अगर मेरी पार्टी ABC नेशनल पार्टी बन जाती है तो मुझे किसी भी सिंबल के वेट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इलेक्शन कमीशन के पास जाऊंगी, मैं बोलूँगी मुझे ये सिंबल चाहिए, तो सबसे पहले मुझे ग्रांट दिया जाएगा वो, ठीक है, मुझे दिया जाएगा रैदर देन किसी अनरिकग्नाइज्ड पार्टी को दिया जाए, ठीक है। अगर मैं नेशनल पार्टी हूँ तो वो ही मेरा सिंबल हर इलेक्शन में मेरा सिंबल रहेगा, ओके। मेरी पार्टी का वही एक सिंबल रहेगा। जैसे BJP, चाहे वो केरला में लड़े चुनाव या MP में लड़े चुनाव, उनका सिंबल हमेशा एक लोटस रहता है, ओके। सिमिलरली स्टेट पार्टी का भी एक सिंबल रहेगा जो पूरे स्टेट में, जिस स्टेट में वो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है उस स्टेट में सेम सिंबल उनका रहेगा, ओके। और जो अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी है उनको जो बचे हुए सिंबल्स हैं उनमें से अपना सिंबल चुनना पड़ेगा, या फिर इलेक्शन कमीशन उनको अपना सिंबल देगा, ओके। देन सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड प्रिविलेज इज कि 2 सेट ऑफ इलेक्टोरल रोल्स मिलते हैं
ठीक है। इलेक्टोरल रोल्स जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, पार्टी को 2 सेट ऑफ इलेक्टोरल रोल्स फ्री मिलते हैं। देन जो आकाशवाणी एंड दूरदर्शन जो कि स्टेट द्वारा स्पॉन्सर्ड स्टेट के चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स हैं या फिर कम्युनिकेशन चैनल्स हैं, इनके ऊपर टेलीकास्ट की फैसिलिटीज़ मिलती है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, आपने सुना होगा जब भी चुनाव आते हैं तो या तो हमारे प्राइम मिनिस्टर का या तो हमारे सीएम का रेडियो पे या फिर दूरदर्शन पे इनकी एड्स आती हैं, ठीक है। तो ये एक फ़ायदा है। उसके बाद स्टार कैंपेनर्स, आप सभी ने देखा होगा हर पार्टी इलेक्शन रैलीज में अपने स्टार कैंपेनर्स को उतारती है, ठीक है। तो अगर आप रिकॉग्नाइज्ड पार्टी हैं, आपकी पार्टी रिकॉग्नाइज्ड है, तो आप 40 स्टार कैंपेनर्स रख सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी हैं तो आपके पास सिर्फ 20 स्टार कैंपेनर्स का वो रहेगा, ठीक है। आपके पास सिर्फ 20 स्टार कैंपेनर्स रख सकते हो, आप नॉमिनेट कर सकते हो। एंड एट लास्ट ट्रैवल एक्सपेंसेस जो हैं स्टार कैंपेनर्स के, वो आपके एक्सपेंसेस में नहीं काउंट होंगे, ठीक है। जो आपके इलेक्शन एक्सपेंसेस हैं उसमें काउंट नहीं होंगे अगर आप रिकॉग्नाइज्ड पार्टी हैं तो। सो दिस वाज ऑल फॉर हमारी जो टॉपिक है रजिस्टर्ड एंड रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज्ड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज का। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, चौरी चौरा इंसिडेंट, ठीक है। ये इंसिडेंट बहुत फेमस है, आप सभी को पता होगा इस इंसिडेंट के बारे में। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसको 100 ईयर्स पूरे हुए हैं और अभी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसी के लिए एक पोस्टेज स्टैम्प निकाला था, ओके। तो 4 फरवरी 2021 को हमने 100 ईयर्स सेलिब्रेट किए चौरी चौरा इंसिडेंट के। नाउ व्हाट इज़ चौरी चौरा इंसिडेंट? चौरी चौरा एक जगह है जो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में आती है, यूपी के, ओके। एंड यहाँ पे क्या हुआ था, देखो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। गांधी जी आए हमारे देश में वापस लौट के 1915 में, ओके। एंड आफ्टर दैट हमने देखा कि एक सबसे बड़ा मास मूवमेंट जो नेशन वाइड मास मूवमेंट था वो गांधी जी की लीडरशिप में हुआ था फ्रीडम के लिए, जो था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आफ्टर दैट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के ही दौरान कुछ प्रोटेस्टर्स के ऊपर पुलिस ने बहुत ज़्यादा फायरिंग कर दी एंड बहुत ज़्यादा वायलेंस किया पुलिस ने, ओके, उन प्रोटेस्टर्स के ऊपर। उन प्रोटेस्टर्स ने रिटेलिएट करने के लिए एक पुलिस स्टेशन जो कि चौरी चौरा में चौरी चौरा पुलिस स्टेशन था, उस चौरी चौरा पुलिस स्टेशन पे आग लगा दी। और इस चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में जितने भी पुलिसमैन, यानी कि 23 पुलिसमैन थे वहाँ पे मौजूद, इन 23 के 23 पुलिसमैन जो थे इनकी डेथ हो गई इस वायलेंट इंसिडेंट के कारण, ओके। तो इस वायलेंस के कारण इसे चौरी चौरा इंसिडेंट कहा जाता है, ठीक है। एंड इसी के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी ने चलाया था, जिसके अंतर्गत ये सब हुआ, इस मूवमेंट को ये जब बहुत पीक पे था अपनी, तब गांधी जी को इसको विड्रॉ करना पड़ा क्योंकि गांधी जी मानते थे अहिंसा में। गांधी जी वॉज अ बिग प्रोपोनेंट ऑफ नॉन वायलेंस एंड यहाँ पे तो वायलेंस हो गया था, तो इसीलिए गांधी जी ने इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया, विड्रॉ कर दिया, ओके। तो देखिए, during this incident, a large group of protesters who participated in non-cooperation movement clashed with the police, okay, and after that they retaliated and had set fire to a police station and जिसमें 23 पुलिसमैन की डेथ हो गई। इसी के रिस्पॉन्स में महात्मा गांधी halted the non-cooperation movement, okay, and ये non-cooperation movement कब halt हुआ? 12 फरवरी 1922 को। अच्छा देखो, हमारा जो चौरी चौरा इंसिडेंट है ये 1921 का इंसिडेंट है, ओके। और अब जाके हमारे 21 में ही सॉरी ये 1922 का इंसिडेंट है और 21 में अब जाके इसको 100 ईयर्स पूरे हुए हैं, तो 1922 का इंसिडेंट है, ओके। और जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था ये भी 1920 में जो चालू हुआ उसके बाद 1922 में ख़त्म हुआ आफ्टर चौरी चौरा इंसिडेंट, ओके। तो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, कैसे स्टार्ट हुआ था, इसकी एक बैकग्राउंड जान लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद रॉलेट एक्ट आया, ठीक है, इंडिया में रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट एक्ट में क्या बोला गया, ये बोला गया कि कोई भी पर्सन को हम बिना ट्रायल के डिटेन कर सकते हैं। ऐसा किसने कहा? ब्रिटिशर्स ने कहा। इसी के आगे जाके जलियांवाला बाग मैस्केयर हुआ। जलियांवाला बाग मैस्केयर के बाद खिलाफत मूवमेंट आया, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जुड़ गया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक बहुत बड़ा मास मूवमेंट बन गया, पहला बड़ा मास मूवमेंट था ये नेशन वाइड, ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। नाउ इसके बाद आता है चौरी चौरा इंसिडेंट और चौरी चौरा के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को हॉल्ट कर दिया जाता है।
ओके, तो ये थी पूरी हमारी टाइमलाइन। ओके, यहाँ देखिए 1 अगस्त 1920 को गांधी जी की लीडरशिप में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है। इसके अंतर्गत स्वदेशी एंड बॉयकॉट का नारा दिया गया था, जैसा कि बंगाल पार्टीशन के टाइम पे भी दिया गया था, स्वदेशी का एंड बॉयकॉट का नारा। नाउ 1921-22 में क्या होता है, कांग्रेस के वॉलंटियर्स एंड खिलाफत मूवमेंट के वॉलंटियर्स साथ में आके बनाते हैं नेशनल वॉलंटियर कॉर्प्स, और ये दोनों मूवमेंट्स जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट एक होके एक बड़ी शक्ति के तौर पे ब्रिटिशर्स का सामना करते हैं। ओके, नाउ खिलाफत मूवमेंट क्या था, देखो जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई तो ऑटोमन अंपायर यानी कि टर्की जो था वो हार गया था, और उसके अगेंस्ट ब्रिटिशर्स ने जो जीत गए थे उन्होंने एक हार्श ट्रीटी रखी। तो एक तरह से जो खिलाफत यानी कि खलीफा जो था, ऑटोमन खलीफा, ये मुस्लिम यूनिटी का सिंबल हुआ करता था। ओके, तो ऑटोमन खलीफा की जो पावर्स हैं उनको डिफेंड करने के लिए ऑल ओवर इंडिया पैन इस्लामिक मूवमेंट चला, इसी को हम खिलाफत मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो गांधी जी ने इसे सपोर्ट किया, कांग्रेस ने भी इसे सपोर्ट किया। देखो यूपीएससी में ना डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछते हैं कि किस किस ने सपोर्ट किया, किस किस ने सपोर्ट नहीं किया, टाइमलाइन पूछते हैं, वाइस रॉयस भी पूछते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं, चौरी चौरा इंसिडेंट के टाइम पे वाइस रॉय कौन थे, द वाइस रॉय वॉज लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड नहीं थे, लॉर्ड रीडिंग थे। ठीक है, 1922 की बात है। ओके, तो लॉर्ड रीडिंग यहाँ पे वॉइस रॉय थे। रिएक्शन क्या था अलग अलग लीडर्स का, देखो जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल, इन सब ने रिलक्टेंटली स्वीकार कर लिया था गांधी के डिसीजन को, हालांकि ये बहुत शॉक्ड थे। पर मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, ठीक है, सीआर दास, ये लोग ऐसे थे जिनको कहीं ना कहीं डाउट हो गया था जो गांधी जी के टूल्स थे, इसीलिए इन्होंने स्वराज पार्टी अपनी बनाई 1923 में। ओके, नाउ इमीडिएट रिजल्ट्स क्या क्या थे, देखो सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा एनर्जी इकट्ठा हो चुकी थी। अब इस एनर्जी का हो चुका था डिसइल्यूजनमेंट, क्योंकि एकदम पीक पे जाके गांधी जी ने विड्रॉ कर दिया मूवमेंट को, इसके कारण डिस्ट्रस्ट पैदा हो गया नॉन वायलेंस के अगेंस्ट। ओके, देन बहुत सारे रिवोल्यूशनरीज उठ के आए, पिक्चर में आए, जैसे जोगेश चंद्र चैटर्जी, ओके, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन सन्याल, अशफाक उल्ला खान, जतिन दास, भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा, सूर्यसेन। सूर्यसेन को आप जानते होंगे चित्तगोंग आर्मरी रेड के थ्रू। ठीक है, तो ये सारे रिवोल्यूशनरीज इसके बाद ही उठ के आए। ओके, एंड इसके अलावा एक ये रिजल्ट रहा कि खिलाफत मूवमेंट के जो लीडर्स थे उनका भी डिसइल्यूजनमेंट हो गया। तो एक तरह से एक रिफ्ट क्रिएट हो गई, गैप क्रिएट हो गई कांग्रेस और मुस्लिम लीडर्स के बीच में, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कॉल ऑफ हुआ तो उसका असर खिलाफत मूवमेंट पर भी तो पड़ा ना। तो इसीलिए ये सारे रिजल्ट्स रहे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के विड्रॉ होने के, और ये विड्रॉ हुआ था चौरी चौरा इंसिडेंट के कारण। और चौरी चौरा इंसिडेंट को 100 ईयर्स हुए हैं, और आप सभी जानते हैं जिस भी चीज़ को 100 ईयर्स, 200 ईयर्स, 500 ईयर्स हुए हों, दे बिकम वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। ओके, सो यहाँ पे 100 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं जो लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक्स डिस्कस किए थे उसके बेसिस पे। सो द क्वेश्चन इज मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट जल जीवन मिशन अर्बन। तो जल जीवन मिशन अर्बन क्या है, देखिए इसे अनाउंस किया गया था बजट 2021 में। पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा स्टेटमेंट है इट कम्स अंडर जल शक्ति मिनिस्ट्री, एंड थर्ड इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड सीवर कनेक्शन इन 500 अमृत सिटीज। तो कौन कौन से सही ऑप्शन हैं, देखो इसे बजट 2021 में नहीं, बजट 21-22 जो रिसेंटली लॉन्च हुआ था बजट हमारा, उसमें इसे अनाउंस किया गया है। जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंतर्गत नहीं आता है, जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है जल जीवन मिशन रूरल। जल जीवन मिशन अर्बन आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के अंतर्गत। ओके, एंड ये वाला ऑप्शन सही है, मतलब कि पहले दोनों गलत हैं और थर्ड सही है, तो इसका आंसर विल बी ओनली सी। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। Thank you for watching.